बात खुद ही बोल देना। ठीक है सर, शुरू करें। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हम लोगों ने कल हमने बात की थी डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इसके अंदर, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, डाटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, मतलब डाटाबेस के अंदर क्या क्या होता है। ये प्लीज़ मोना खान कौन है, इनको व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करके बोलें कि अच्छा जी, इसकी इसकी एग्जांपल क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ज़रा इसको एस्केप में करता हूँ ताकि ये बाहर आए। ये फॉर एग्जांपल मैं अपना आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मेरा एक डाटाबेस किस तरीके का होता है। ये आप लोगों का डाटाबेस सिस्टम है, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। ये डाटाबेस सिस्टम के लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो मैं आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये एक फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट डाटा पड़ा है, जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। ठीक है, ये एक डाटा है, डाटाबेस है बेसिकली सारा। ठीक है, अगर मैं बैक पे आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बेशुमार फोल्डर्स बने हैं, आपकी बुक्स हैं, जर्नल आइटम्स हैं, लैब मैनुअल्स पड़े हुए हैं आपके, ये डाटाबेस सिस्टम नोट्स हैं, ये मिड टर्म के पेपर्स हैं, ये आपके क्विज़ेस हैं, ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, और ये सब क्या है, आपस में लिंक्ड है। ठीक है, और जब ये आपस में लिंक्ड अप हैं तो इसमें क्या सीन होगा कि ये बेसिकली डाटाबेस आपस में क्या है, ये बेसिकली ये हर फाइल एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड है कि अगर बुक्स आएंगी, मुझे तो किसी की रिक्वेस्ट रिसीव नहीं हो रही। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जब मुख्तलिफ़ फाइल्स होती हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उसको यूज़र क्रिएट करता है। जैसे मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने क्या किया है, डिफरेंट डाटा को ऐड किया है। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे लेक्चर देना होता है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 या 2 ओपन करके आपको पढ़ाता हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, डाटाबेस बनाया है, यानी मैंने यूज़र ने डाटाबेस बनाया है और उसको मेंटेन कर रहा हूँ। तो इसको बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसामा सही, सब कुछ सही चल रहा है, माइक्रोफोन ऑन जबरदस्त है। करें। ओके ओके, तो हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा कि एक ऐसा डाटा होता है, एक ऐसा डाटाबेस मैनेजमेंट जिसमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र को इनेबल करते हैं कि वो डाटाबेस को बनाएं और उसको मेंटेन कर सकें। सेकंड लाइन, a database management system is hence a general purpose software system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing the data among the various user and applications. अब इसमें क्या चीज़ होती है कि ठीक है, आपने डाटाबेस बना लिया, उसको मेंटेन किया, लेकिन मेंटेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को बनाना, डाटाबेस को बनाना। ठीक है, नंबर 2 मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ठीक है, नंबर 3 चीज़ ये है कि जो डाटाबेस आपने बनाया है इसको दूसरे मुख्तलिफ यूज़र्स के साथ शेयर करना। ठीक है, अच्छा जी, शाहजेब हैदर अपना माइक्रोफोन ऑन करें ज़रा। अच्छा शाहजेब, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मिसाल के तौर पर एक आपका CMS है और एक फरहान भाई का कोऑर्डिनेटर का CMS है, ठीक है, जी। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं या फरहान भाई को उनकी CMS के अंदर नज़र आती हैं, क्या वो सारी चीज़ें आपको अपने CMS पे कभी नज़र आएंगी? नो सर। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तो आपको सिर्फ उतने ही राइट दिए गए हैं जितने में आपका उस पर काम बनता है। ठीक है, इसी जी। तरह डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो ये लिखा हुआ है ना, शेयरिंग डाटाबेसिस अमंग वेरियस यूजर्स एंड एप्लीकेशंस, ये उस चीज़ का मतलब है इसका कि इसमें क्या होता है कि डाटाबेस को शेयर किया जाता है सब यूजर्स के साथ उनके अपने राइट्स के मुताबिक। ये चीज़ क्लियर हुई है अब? जी सर। ठीक है, माइक्रोफोन बंद कर दो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, बेसिकली डाटाबेस को क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना। क्रिएट करना, मेंटेन में क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्ट करना, उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस यानी मैनिपुलेशन करना, और उस डाटाबेस को शेयर करना डिफरेंट यूज़र्स के साथ डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा जी, ये अभी हम लोग बोला है कि ये डिफाइनिंग है, कंस्ट्रक्टिंग है, मैनिपुलेटिंग है और शेयरिंग डेटाबेसिस है। इसका मतलब क्या है, अभी हम पैसे पढ़ चुके हैं, हम दोबारा देख लेते हैं। डिफाइनिंग क्या है,
डिफाइनिंग अ डेटाबेस इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द डेटा आइटम स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट फॉर द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर एक यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज का डेटाबेस है तो उसके अंदर शाहजेब का जो रोल नंबर होगा वो इंट में होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि जब भी डेटाबेस के अंदर रोल नंबर स्टोर होंगे तो वो इंटीजर टाइप होंगे, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कंस्ट्रेंट हो सकते हैं किसी भी डेटा के लिए जो उस डेटाबेस में स्टोर होना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि कंस्ट्रक्टिंग क्या चीज़ होती है। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है कि डेटाबेस को आपने डिफ़ाइन तो कर दिया कि आपने ये इंट रखनी है, इसकी लेंथ इतनी रखनी है, पासवर्ड की लेंथ ऐसी होनी चाहिए, पासवर्ड में ये चीज़ें होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग में क्या है, अब आपने डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हुआ, डेटाबेस बनाना है। देखो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा इटसेल्फ ऑन द स्टोरेज मीडियम दैट इज कंट्रोल्ड बाय डीबीएमएस। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया हुआ कोई भी डेटा जो आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्टिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब ही बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना। तीसरा है मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, सिंपली ज़बान में अगर आप देखें लिखा हुआ है manipulating a database includes such as functions as a queuing the database to retrieve the specific data, updating the database to reflect the changes in the mini world and generating the reports from the database। मैनिपुलेटिंग के अंदर सबसे पहले ऑपरेशंस आ गए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कोई डाटा रिट्रीव कराना स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी का पूरा नादरा का डाटाबेस है और नादरा के डाटाबेस से मैंने क्या कहा है कि मुझे उन लोगों के नाम दे दो जो जिनकी उम्र 23 साल है। तो उसने क्या किया, डाटाबेस से उन सारी लोगों के नाम उठा के दे दिए मुझे जिनकी उम्र 23 साल थी। तो ये जो मैंने बोला है कि मुझे 23 उम्र के लोगों के नाम चाहिए, ये बेसिकली मेरी क्यूरी है, ठीक है। और उसने क्या किया, आगे से जो मुझे डेटा रिट्रीव करा कर दे दिया कि ये डेटा ये चीज़ है जो इन लोगों के जो उम्रें हैं जो 23 साल हैं, ये बेसिकली क्या उसने क्या किया, स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करा कर दे दिया, ठीक है। मैनिपुलेटिंग में साथ हमारा डेटाबेस को अपडेट करना भी आता है, ठीक है, जो हम चेंजेस करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरेटिंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम द डेटा। इसका मतलब ये होता है कि रिपोर्ट्स जनरेट करना। मिसाल के तौर पर CS 4th वालों के कितने कितने मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, तो रिपोर्ट जनरेट होती है, वो डाटाबेस से रिपोर्ट जनरेट होती है और हम उसको मैनिपुलेटिंग कहते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट आई है, मैं पहले उसको चलें जी। अब हम देखते हैं कि ठीक है, हमने ये बोल दिया कि डेटाबेस में क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस एप्लीकेशन क्या चीज़ होती है। लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ डेटाबेस एक्टिविटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ डेटाबेस यूजर्स। डेटाबेस एप्लीकेशन बेसिकली वो एप्लीकेशन होती है जो बेसिकली क्या करती है, डेटाबेस के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर डेटाबेस को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है, ये डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन में आती हैं, ठीक है। डेटाबेस एप्लीकेशन क्या चीज़ हुई कि वो सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ जो डेटाबेस यूज़र्स जो होते हैं वो डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कॉलेज का या लाइब्रेरी का डेटाबेस है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बुक क्रिएट करते हैं, उसके लिए रीड का मतलब आगे भी हम पढ़ते हैं, अपडेट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। कॉलेज में भी यही होता है कि कॉलेज के डेटाबेस में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का आईडी क्रिएट करते हैं, उसको कभी देखना हो तो उसके लिए हम रीड करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। अब देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं इनका मतलब क्या होता है। क्रिएट का मतलब क्या है, ऐड अ न्यू डेटा टू द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर कोई नया डेटा एंटर करना। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आ गया तो उसका डेटा अगर हमें आपके डेटाबेस में एंटर करना है तो हम उसको बोलेंगे क्रिएट कर रहे हैं। रीड का मतलब नॉर्मली भी यही होता है कि इसको पढ़ना। रीड द करंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने देखना है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब क्लास के बच्चे हैं कितने हैं, उन सारों की लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रीड का ऑपरेशन करूँगा। अपडेट का मतलब क्या होता है, अपडेट और मॉडिफाइज द करंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ऑलरेडी पड़ा हुआ, मिसाल के तौर पर सामा का डेटाबेस पड़ा हुआ था, मैंने बोला कि सामा का रोल नंबर मैं चेंज करके रोल नंबर 18 करने लगा, तो मैंने क्या किया है, डाटाबेस को अपडेट किया। ये डाटाबेस की एक्टिविटी है। डिलीट का मतलब क्या हुआ कि डाटाबेस से कोई चीज़ को रिमूव कर देना। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अभी हम लोग आगे जब हम डाटाबेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या है, डाटाबेस डिक्शनरी या डाटा डिक्शनरी, ठीक है, लिखा हुआ अ प्लेस वेयर ऑल मेटा डाटा फॉर द पर्टिकुलर डाटाबेस इज स्टोर्ड, ठीक है। अब डाटा डिक्शनरी के लिए पहले हम देख लेते हैं मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा क्या है,
Data about data. In database, it means all the characteristics describing the attributes of entities such as name, data type, size and format of an attribute. इसका मतलब क्या है? मेटा डाटा क्या होता है? किसी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इनकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं तो मैं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के लिहाज से उसका नाम, ठीक है, उसका नाम की डाटा टाइप क्या होगी, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है, उस फॉर्मेट क्या होना चाहिए उस एट्रीब्यूट का, बेसिकली ये सारे के सारे मेटा डाटा में आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल्स आर रिलेशन सच एज नेम, कंटेंट्स, ईसीटी, नोट्स, यानी आपने एक बना तो दिया मेटा डाटा, लेकिन उनके आपस में रिलेशनशिप्स भी क्या हैं। तो मैंने उसामा का बनाया तो ऑब्वियसली बात है उसामा का रिलेशनशिप आपकी क्लास के साथ है, तो वो क्लास के डाटाबेस के साथ बेसिकली कनेक्टेड है। अब हम दोबारा आते हैं वापस ऊपर डाटा डिक्शनरी के ऊपर लिखा है अ प्लेस वेयर ऑल मेटा डाटा फॉर द पर्टिकुलर डाटाबेस स्टोर, इट मे आल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फाइल्स एंड और द टेबल्स इन द पर्टिकुलर डाटाबेस, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज़ है कि एक ऐसी जगह डाटाबेस के अंदर जहाँ पर सारा मेटा डाटा सेव होता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उनके रिलेशनशिप आपस में क्या है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या है, डाटा डिक्शनरी है, ठीक है। समरा अपना माइक्रोफोन ऑन करें और मुझे बताएं आपको समय लग रही है। चलें जी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्म क्या है, एंटरप्राइज। ये आप सब लोगों को पता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइज कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बैंक हो गया या आज़ाद मेगा मार्ट हो गया या किंग्स कॉलेज हो गया, ये बेसिकली एंटरप्राइज है, इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। एंटिटी क्या चीज़ होती है, ये चीज़ आप टर्मिनोलॉजी आपने ऊप में भी पढ़ी होगी। एंटिटी क्या होती है, वो कोई प्लेस हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इवेंट के बारे में बात हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स बेसिकली उर्दू में लफ्ज़ एट्रीब्यूट का मतलब होता है खसूसियात। एट्रीब्यूट्स एंटिटी को बयान करने के लिए होते हैं, जैसे डाटा एलिमेंट्स फैक्ट्स अबाउट द स्पेसिफिक एंटिटी। मिसाल के तौर पर पर्सन के लिए, पर्सन जो एंटिटी है इसके लिए इसका एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका नेम, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स है, ये इसकी खसूसियात है। तो एंटिटी क्या चीज़ हुई, एक पार्टिकुलर चीज़, एक पार्टिकुलर चीज़ होगी, जैसे कोई बंदा हो गया। और एट्रीब्यूट्स क्या हुए, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स। मिसाल के तौर पे एक बंदे के लिए एट्रीब्यूट्स क्या हुए, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसके पिछले सेमेस्टर के मार्क्स, ये सारा कुछ हो गया। डाटा वैल्यूज़ क्या होती हैं, अब डाटा वैल्यूज़ जो है वो एट्रीब्यूट से निकलती हैं। डाटा वैल्यूज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ क्या है। मिसाल के तौर पर उसामा एक पर्सन है, ठीक है, ये प्लीज़ हमज़ा अली से प्लीज़ अच्छा जी, डाटा वैल्यूज़ क्या होती हैं, अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ। उसामा एक एंटिटी है, एक पर्सन है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसका एड्रेस, उसका जेंडर, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल। डाटा वैल्यूज़ क्या हुई, उसामा की एज 19 है, उसामा का जेंडर मेल है और उसामा का एड्रेस फॉर एग्जांपल इस्लामगढ़ का, तो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम इसको डाटा वैल्यूज़ कहते हैं। क्या अच्छा 18 है, ठीक है, माइक्रोफोन बंद। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिकॉर्ड्स का। रिकॉर्ड्स क्या चीज़ होती है, ऑब्वियसली बात है, आपकी क्लास का रिकॉर्ड क्या होगा, आपकी क्लास के सारे जो डाटाबेस है, मतलब कि अगर कॉलेज में देखा जाए तो आपकी क्लास के लिहाज से रिकॉर्ड क्या होगा, आपकी क्लास का रिकॉर्ड, अ सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पार्टिकुलर एंटिटी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये सर्च करूँ उसामा परवेज़ जाके, तो उससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं इसको रिकॉर्ड बोलूँगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक एंटिटी के लिए उसका जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसकी एट्रीब्यूट्स की, हम उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। अब हम फाइल पे आते हैं। फाइल का मतलब क्या हुआ, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे फाइल के रिकॉर्ड्स में का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक स्पेसिफिक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हम उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। फ़ाइल क्या हुआ, फ़ाइल क्या चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पे एक उसामा की फ़ाइल होगी, एक समरा की फ़ाइल होगी, एक हमज़ा की फ़ाइल होगी, एक शाहज़ेब की फ़ाइल होगी, तो क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो रिकॉर्ड की अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं हम तो उसको फ़ाइल बोलते हैं। की क्या चीज़ होती है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज टू आइडेंटिफाई और लोकेट रिकॉर्ड्स इन द फाइल। सिंपल सी बात है, अगर एक पूरे कॉलेज के अंदर
आप लोगों की क्या होती है, आपके रोल नंबर्स, हम उसी से सर्च करते हैं आपके डाटा को, हम उसी से बेसिकली देखते हैं कि आपके नंबर्स क्या हैं, क्योंकि एक क्लास के अंदर मुबीन यासीन है तो CS5 के अंदर भी मुबीन यासीन है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी बेसिस के ऊपर हम किसी रिकॉर्ड को सर्च करते हैं। अब आते हैं प्राइमरी की के ऊपर। प्राइमरी की चीज़ क्या होती है, एक ऐसी की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। की बेसिकली नाम भी हो सकता है, आपका रोल नंबर भी हो सकता है, आपकी एज भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की क्या चीज़ होगी जो आप सब लोगों में यूनिक होगी। मिसाल के तौर पर की क्या हो सकती है, आपका नाम। अब नाम CS3 में भी एक मुबीन यासीन है और CS5 में भी एक मुबीन यासीन है, तो ये रेपिटिशन हो सकती है। तो अगर मुझे रिकॉर्ड देखना होगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं देखूँ कि CS3 के मुबीन यासीन का क्या रिकॉर्ड है। प्राइमरी की क्या चीज़ होती है, आपका रोल नंबर। अब बेशक नाम सेम होंगे लेकिन रोल नंबर हमेशा डिफरेंट होता है। तो उस सूरत में जो प्राइमरी की होगी वो बेसिकली क्या होगा, मेरा रोल नंबर होगा। तो ये लिखा हुआ है एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अच्छा, प्राइमरी की जो होती है वो दो चीज़ों की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, या आपका रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। वो डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो किस तरह रखती है इस चीज़ को। ठीक है, हमारे कॉलेज के लिए हमारी प्राइमरी की आपका रोल नंबर होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है वो। तो लिखा हुआ है एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, जो यूनिकली डिफाइन करते हैं हर रिकॉर्ड को किसी भी फाइल के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। लफ्ज़ से पता चल रहा है डेटाबेस, एंड डाटा का मतलब डाटा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया जो फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराता है। जिस तरह एक इवेंट होता है ना, कोई शादी होती है तो एक लड़कियों का जो चाचा होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, या लड़के का मामा जो होता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा होता है। इसी तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस के अंदर फंक्शंस को करवाने का। ठीक है, लिखा हुआ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डेटाबेस के अंदर जितने भी डाटा के जो फंक्शंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नंबर 2 है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक बात याद रखिएगा, जितने भी लोग जो डेटाबेस की फील्ड में जाते हैं ना आगे जॉब करने के लिए, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में जाते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा जो डेटाबेस के अंदर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो लफ्ज़ डाटा एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर भी है और नीचे भी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेसिकली पूरे के पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डाटा को मैनेज करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसका मतलब हैंडलर होता है। मॉडल्स, तो बेसिकली फ़ाइल सिस्टम क्या होता है, फ़ाइल सिस्टम में ये चीज़ होती है कि फ़ाइल क्या करता है, डाटा को रीड और राइट कराने में हमारी हेल्प करता है। फ़ाइल सिस्टम बेसिकली ओल्ड मेथड है, ये अभी इसके बाद डाटाबेस आ गया था। अब देखते हैं फ़ाइल सिस्टम को पहले पढ़ लेते हैं। फ़ाइल सिस्टम हैंडल द वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डाटा टू द हार्ड डिस्क। ठीक है, अ फाइल सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली साथ ही वो फाइल सिस्टम आ जाता है। अ फाइल सच एज टेक्स्ट फाइल गोज थ्रू द फाइल सिस्टम टू स्टोर इन द हार्ड डिस्क। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल है जो आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है नोटपैड की। ठीक है, तो फाइल सिस्टम क्या करेगा, उस डाटा को या उस जो नोटपैड की फ़ाइल होगी उसको उठा के हार्ड डिस्क में सेव करेगा। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग फाइल सिस्टम कहते हैं। कि कोई भी फाइल, अगर आप एक फ़ोल्डर बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ये भी जाके कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। ठीक है, हार्ड डिस्क में। तो ये सेव करता कौन है, बेसिकली फाइल सिस्टम सेव करता है उसको जाके। लास्ट है सिमिलरली द फाइल इज़ रीड वाया द फाइल सिस्टम। आपने आपने हार्ड डिस्क के अंदर अपनी फ़ाइल या फोल्डर सेव तो कर दिया, लेकिन जब भी उसको हमें रीड करना होगा, खोलना होगा, वापस लेकर आना होगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी किसकी होगी, फाइल सिस्टम की। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस अब बहुत ईजी है कि फ़ाइल सिस्टम में क्या होता है कि वो क्या करता है कि फ़ाइल सिस्टम में ये चीज़ होती है कि वो उसके अंदर सारी फ़ाइलें जो होती हैं वो हार्ड डिस्क में सेव करता रहता है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एक प्रॉपर निज़ाम होता है जिसके थ्रू डेटाबेस क्या करता है, फ़ाइलों को सेव करवाता है अपने अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको स्टोर करना, उससे डाटा निकालना और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान हो जाते हैं। ये मैं लाइन इसकी बात कर रहा हूँ नंबर 1 की। ठीक है, अब हम लाइन नंबर 2 का मतलब देखते हैं। लिखा हुआ है कि टास्क मतलब ऐसे जो टास्क है, ऐसे काम मिसाल के तौर पर जिसमें आपने कोई चीज़ स्टोर करनी हो, कोई चीज़ निकालनी हो, रिट्रीव करनी हो, या कोई चीज़ ढूंढनी हो। ठीक है, तो मैनुअली जो होता है फाइल सिस्टम के अंदर वो होता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है।
क्यों? क्योंकि अगर एक हार्ड डिस्क के अंदर मिसाल के तौर पर 1000 फ़ोल्डर पड़े हैं तो 1000 फ़ोल्डर के अंदर से किसी चीज़ को ढूंढना या किसी चीज़ को निकालना या किसी चीज़ को दोबारा उसके अंदर स्टोर कराना बड़ा मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो होते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद हैंडल कर रही होती है, इसलिए क्या होता है कि उसको हैंडल करना आसान होता है। तो ये ऑपरेशन जो अपडेटिंग, सर्चिंग या सिलेक्शंस के होते हैं ये डेटाबेस में इजी है बिकॉज ये एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करता है। ये क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है ये मिड टर्म के बाद आप लोग पढ़ेंगे, उससे पहले अभी तक सिर्फ आप ये समझ लें क्यूरिंग लैंग्वेज के बारे में। ये एक तरीका होता है जिससे जो किसी चीज़ को हार्ड डिस्क में सेव कराना है, डेटाबेस में सेव कराना और वापस निकालना आसान हो जाता है। अच्छा जी, तीसरा अगर हम देखें लिखा हुआ है कि फाइल सिस्टम हैज़ इनकन्सिस्टेंसी। मिसाल के तौर पे फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, और इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो क्या हुआ कि ये हार्ड डिस्क के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बोझ क्रिएट करती हैं, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है हायर कंसिस्टेंसी होती है डेटा की, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ फजूल हो या दोबारा रिपीट हो रही हो वो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद देयर इज़ मोर रिटेंडेंट डेटा इन फाइल सिस्टम, मतलब कि गंद भी बहुत, गार्बेज चीज़ें बहुत होती हैं, रिपीट चीज़ें बहुत हो रही होती हैं, ठीक है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि चीज़ें रिपीट ही हो रही थी, थोड़ा कम होता है। फाइल सिस्टम क्या लेस सिक्योर है, क्यों? क्योंकि कोई भी आपकी विंडोज़ में जाकर उसकी फ़ाइल को डिलीट कर सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जब भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना होगा, तो उसके लिए क्या होता है कि फिर वो चीज़ सिक्योर हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैकअप करना बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी एक हार्ड डिस्क है, अगर उसके अंदर से सारी चीज़ें उड़ जाएँ या वो जल जाए तो उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई है, आप उसको वापस नहीं लेकर आ सकते, तो रिकवरी करना बहुत मुश्किल काम है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि बैकअप रिकवरी जो होती है वो बहुत आसान होती है, क्योंकि एक कॉपी जो आप डेटाबेस की बना रहे होते हैं वो कहीं और भी जाके सेव हो रही होती है। तो अगर आपकी जो कॉपी ख़राब हो भी गई है तो दूसरी जो चीज़ होती है उससे भी आप जो है डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद ये कि फ़ाइल सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके लिए फ़ाइल सिस्टम बहुत आसान है कि मैं मिसाल के तौर पे सारे फ़ोटोज़ बना दूं और उसके अंदर क्या करूं कि हार्ड डिस्क में सेव करा दूं, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे किंग्स कॉलेज है, ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली कंसेक्टिवली 8 सेमेस्टर चल रहे हैं, ठीक है, 4 आप लोगों के सीएस के और 4 बीबीए के, 8 सेमेस्टर्स के लोगों को डाटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। इनकी फ़ाइलों को सेट करना इस तरीके से कि हम आराम से इसको ढूंढ सकें, या कोई चीज़ अपडेट करनी हो, मिसाल के तौर पे मुझे उसामा का नाम अपडेट करना है जाके, तो अब मुझे इतनी फ़ाइलें विजिट करनी पड़ेंगी। जब डाटा बेस होगा तो मैं सिंपल सर्च करूँगा उसामा, वो मुझे दे देगा ये उसामा, और वहाँ से जाके मैं इसको चेंज कर लूँगा। अच्छा जी, फ़ाइल हैंडलिंग जो होती है वो बेसिकली इसमें बहुत आसान होती है फ़ाइल सिस्टम में, क्योंकि फ़ाइल आपके सामने मौजूद होती है, इसको हैंडल करना आसान है। जबकि डाटाबेस के अंदर ये थोड़ा काम कॉम्प्लेक्स होता है मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। अच्छा जी, NTFS, ETX बेसिकली सब एग्जांपल्स हैं आपकी फ़ाइल सिस्टम की। आज आप लोग अगर अपना सी ड्राइव पे राइट माउस क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे ओपन करेंगे ना तो NTFS जो है ना वो देगा आपको कि फ़ाइल सिस्टम है ये, ठीक है। जबकि डेटाबेस में क्या होता है, हमारे पास MySQL है, SQL है, DB2 है, Oracle है, DBMS है। आप में से जो लोग डेटाबेस की फील्ड में जाना चाहते हैं Oracle के अंदर स्पेशलाइजेशन करें, बड़ी ईजीली जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर ये सिस्टम होता है। फ़ाइल सिस्टम में क्या होता है, NTFS होता है हमारे पास, ठीक है। लास्ट अब हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब क्या खसूसियात है डेटाबेस की। लिखा हुआ है इन डेटाबेस अप्रोच है सिंगल रिपोजिटरी यानी सिंगल रिकॉर्ड या सिंगल मतलब जो कह सकते हैं जगह होती है ऑफ डाटा इज़ मेंटेन एंड डिफाइंड वंस एंड देन एक्सेस बाय द वेरियस यूज़र। देखिए मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जो आप लोगों का CMS बना हुआ है ना, वो सारी चीज़ें, सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी सब एक जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन होता क्या है इसमें कि डेटाबेस में क्या चीज़ होती है, हर यूज़र को डिफरेंट एक्सेस दी जाती है। टीचर को एक्सेस दी जाती है कि वो आपके नंबर ऐड कर सके, स्टूडेंट को सिर्फ इतनी एक्सेस दी जाती है कि वो नंबर देख सके। तो ये चीज़ लिखी है कि डेटाबेस अप्रोच क्या चीज़ है। डेटाबेस अप्रोच का मतलब होता है पहुँचा, अपनी अप्रोच लड़ाना, पहुँच करना, ठीक है। तो अप्रोच का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर अपनी ऐसी अप्रोच, यानी हर यूज़र को उसके मर्ज़ी के यानी उसके राइट्स के मुताबिक उसको डाटा प्रोवाइड करना, ये बेसिकली डेटाबेस की खसूसियत है,
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है, इंसुलेटिंग है, सपोर्ट होती है और शेयरिंग होती है। ये भी हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डाटाबेस सिस्टम क्या है, दिस इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डाटाबेस कंसिस्ट नॉट ओनली डाटाबेस इटसेल्फ बट आल्सो कंप्लीट डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट। ये सिर्फ एक डाटाबेस नहीं होता सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर, बल्कि क्या होता है, डाटाबेस की सारी खसूसियात, डाटाबेस की डिस्क्रिप्शन यानी डाटाबेस करेगा क्या, ये किस चीज़ के बारे में, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन इन स्टोर्ड इन अ डाटाबेस कैटलॉग विद कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज स्ट्रक्चर्स ऑफ द फाइल, द टाइप एंड द स्टोरेज फॉर्मेट। ये वही बात बता रहा है आपको कि हर फाइल की टाइप क्या होगी, स्टोरेज फॉर्मेट क्या होगा हर डाटा का, वो बेसिकली सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर होती है। मतलब ये इसकी पहली खसूसियत है कि वो क्या करता है, अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब करता है, खुद बताता है कि मैं क्या हूँ। ये डाटाबेस सिस्टम की सबसे बड़ी अच्छी नेचर है कि वो खुद बताता है कि मेरा डाटाबेस किस चीज़ के बारे में, ये किस किस लोगों के बारे में, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर है, इसको हम सेल्फ डिस्क्राइबिंग बोलते हैं। अच्छा, इंसुलेटिंग बिटवीन प्रोग्राम्स डेटा एंड डाटा एब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ होती है। इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल्स इज इम्बेडेड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम, सो एनी चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल में रिक्वायर चेंजिंग ऑल द प्रोग्राम डेट एक्सेस दैट फाइल। इसका मतलब ये कि जब आप ओल्ड फाइल की बात करते होते थे, फाइल सिस्टम की बात करते थे, तो उसमें क्या होता था कि जो भी आप डाटाबेस क्रिएट करते थे, उसके जो भी फाइल आप ऐड करते थे, अगर उसके अंदर आपने कोई चीज़ चेंज कर दी है तो उसके साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन सबको जाके चेंज करना होता था। मिसाल के तौर पर आपने उस फाइल को जोड़ा हुआ है 100 फाइलों के साथ, आपने लिंक क्रिएट किया हुआ है, और अब आपने जाके उस फाइल के अंदर चीज़ें तब्दील कर दी हैं, तो अब आपको बाकी सब फाइलों के अंदर भी जाके वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये एक नुकसान होता है, ठीक है। जबकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, मोस्टली केसेस में डाटाबेस एक्सेस प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर सच चेंजेस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, डाटा इंडिपेंडेंस होती है, मतलब एक के अंदर चेंज करने से ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज़ों के अंदर चेंज आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं उसामा का रोल नंबर 19 से 20 करना चाहता हूँ, तो मैं एक जगह से चेंज करूँगा, पूरे CMS के अंदर जिधर जिधर उसामा का रोल नंबर 20 लिखा हुआ है, वो 19 लिखा हुआ ऑटोमेटिकली 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बेसिकली हम डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं, बेसिकली वो एक दूसरे से अलग होता है। अच्छा जी, सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज़ ऑफ द डाटा, ऑब्वियसली बात है कि हर यूज़र को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक डाटा दिखाना है। लिखा हुआ डाटाबेस टिपिकली हैज़ मैनी यूज़र्स, जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी का CMS का डाटाबेस है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ यूज़र हैं, टीचर है, कोऑर्डिनेटर है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम में से हर बंदा जो है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है, या जो उसके राइट्स होते हैं उसके मुताबिक जो है ना डाटाबेस को देखने के लिए मिलता है। लिखा हुआ रिक्वायर अ डिफरेंट परस्पेक्टिव और व्यू ऑफ डाटाबेस। इसका मतलब यही है कि हर किसी को अपनी मर्ज़ी या राइट के मुताबिक बेसिकली डाटा। व्यू में भी सबसेट ऑफ अ डाटाबेस और इट मे कंटेन विजुअल डाटा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डाटाबेस फाइल बट इज़ नॉट एक्सिबिलिटरी स्टोर्ड। इसका मतलब ये है कि जो व्यू होता है डाटाबेस का वो वर्चुअली होता है, मतलब वर्चुअल दिखाया जाता है। वर्चुअल का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम सारे टीचर्स का रिकॉर्ड, आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा एक जगह पड़ा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वर्चुअली आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपसे रेलिवेंट है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं वर्चुअल व्यूअर। अच्छा जी, उसके बाद इसी चीज़ क्या है कि सम यूज़र मे नॉट नीड टू अवेयर ऑफ वेदर डाटा दे रेफर स्टोर्ड और डिराइव्ड। इसका मतलब है कि कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं, जिस तरह स्टूडेंट है, स्टूडेंट को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि डाटाबेस के अंदर उनका डाटा किस जगह जाके पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको कैसे निकाला जाएगा। लेकिन अगर कोई CMS का कोऑर्डिनेटर है, यानी जो उसको हैंडल करता है, तो उसको देखना पड़ता है कि आपकी फ़ाइलें किधर पड़ी हुई हैं, कि सही सिक्योर जगह है, कोई सेट है, कि ऐसा तो नहीं है कि फ़ाइल के अंदर कोई एरर है, ये सारा कुछ है। तो ये कह रहा है कि कुछ लोगों को ज़रूरत होती है इस चीज़ की और कुछ लोगों को नहीं होती। लास्ट है शेयरिंग ऑफ डाटा। शेयरिंग ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि डाटा को शेयर करना। अ मल्टी यूज़र डाटाबेस सिस्टम एज इट नेम इम्प्लाइज मस्ट अलाउ मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस डाटाबेस एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिंपली एग्जांपल दूं तो मल्टी यूज़र का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा यूज़र। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र्स होते हैं हमारे पास और वो डाटाबेस को एट अ टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं अपना CMS लॉगिन करूं और साथ ही आप भी अपने अपने लॉगिन करना शुरू कर दो, मैं भी आप लोगों का रिजल्ट देखने के लिए करूं, आप लोग भी अपना रिजल्ट देखने के लिए करो। तो क्या हुआ, मकसद एक ही है, काम एक है, लेकिन हर बंदा अपने अपने व्यू से, अपने अपने लॉगिन से, अपने अपने तरीके से देख रहा है। तो एक यूज़र स्टूडेंट हो गया, एक यूज़र टीचर हो गया। तो ये क्या मल्टीपल यूज़र्स हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो क्या करते हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स को अलाउ करते
करते हैं कि वो एट अ टाइम डेटाबेस को यूज़ कर सकें। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है फेसबुक की। देखें मल्टी यूज़र किस तरह के, हर बंदा अपना फेसबुक जो है वो एट अ टाइम लॉगिन कर सकता है। अगर मैं अभी सबको बोलूँ अपना फेसबुक लॉगिन करें तो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में होता है कि मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं वो डाटाबेस को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज़ एसेंशियल इफ़ डाटा फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन टू बी इंटीग्रेटेड एंड मेंटेन्ड इन अ सिंगल डाटाबेस। इसका मतलब ये कि तब ज़रूरी होता है डाटाबेस की शेयरिंग जब आपका डाटा एक ही जगह पड़ा हो लेकिन हर बंदे को देखने का राइट मुख्तलिफ हो। जो वही पहले जो हम बात कर चुके हैं कि डाटाबेस में यही चीज़ होती है कि डाटाबेस में हर टीचर का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक ही जगह पड़ा होता है। लेकिन क्या होता है कि वो इस तरह बनाया गया होता है कि जो स्टूडेंट को होता है, तो स्टूडेंट को अपनी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, टीचर को स्टूडेंट और टीचर की भी नज़र आ रही होती हैं, और कोऑर्डिनेटर को सबकी नज़र आ रही होती हैं। तो ये सारा आज का लेक्चर था, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो अब आप जो है अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं।